नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए भाई, आप लोग लगातार सीरीज को कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज हम क्लास करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है भाई। अगर वन किसी ने नहीं किया तो उसको कर लेंगे आप लोग, बड़े अच्छे से उसे की भी गई है। उसकी कमेंट भी बहुत अच्छी आपको ने दी मेरे को, है ना। मैं आगे बढ़ाता हूँ इस सीरीज को। और देखो, एक मैं आपको बता दूं, आप लोग जानते हो कि रिसेंटली जल्दी ही जो पेपर आने वाला है आपका, वो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का। ठीक है भाई। आरपीएफ कांस्टेबल का आपका एग्जाम आने वाला है, और आप जानते हो कि इस एग्जाम में जस्ट अभी कुछ दिन पहले आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ। और एसआई का पेपर होने के बाद इसकी आंसर की आई। और आंसर की आ जाने के बाद हमें एग्जाम का पैटर्न पता चल जाता है कि भाई एसआई का एग्जाम आया कैसा था। तो उन्हीं एसआई की शिफ्ट को लेकर के, कितनी शिफ्ट हुई थी, ये 15 शिफ्ट हुई थी। इन 15 शिफ्टों को हमने टेस्ट का फॉर्मेट दे दिया है। और टेस्ट के फॉर्मेट में आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो बिल्कुल फ्री। ठीक है ना। आप बिल्कुल फ्री अटेम्प्ट कीजिए। इससे क्या बेनिफिट है? इससे बेनिफिट ये है कि आप टेस्ट के पैटर्न से पता कर लोगे कि आरपीएफ एसआई का एग्जाम कैसा हुआ और किस प्रकार से कांस्टेबल का एग्जाम आ सकता है। ठीक है भाई। होना तो भाई आरपीएफ का ही है, वो एसआई का था, ये कांस्टेबल का है। बस एक तरीके से मानिए कि भाई किसी एग्जाम में क्वेश्चन की वैल्यू गिर जाएगी, थोड़ी बहुत हल्की बहुत डाउन हो जाएगी, लेकिन पैटर्न वही रहने वाला है। तो आप क्या करेंगे, कहाँ पर आप टेस्ट देंगे, मैं आपको बता दूंगा। आप गूगल, आप प्ले स्टोर पर जाकर के पिनाका गुरुकुल एप्लीकेशन है, पिनाका गुरुकुल, इस पे जाइए। और आप वहां से इंस्टॉल करके अपना लॉगिन करने के बाद फ्री टेस्ट में जाओगे तो वहां आपको ये सारे टेस्ट मिल जाएंगे। ये टेस्ट आपको डे बाय डे मिल रहे हैं। लगभग 3 से 4 टेस्ट वहां पे जा चुके हैं, आप उन्हें लगाएं। शिफ्ट वाइज ही टेस्ट आपको मिल रहे हैं। 15 शिफ्ट, 15 के 15 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। कोई चार्ज नहीं होगा उसका। आप जाकर के वहाँ चेक कर लीजिए प्रीवियस ईयर, अगर आपको कहीं से नहीं मिल पाए हैं तो हमने उनको टेस्ट का फॉर्मेट दे दिया, बाइलिंगुअल वो टेस्ट है, आप लगा सकते हो। ठीक है, कहाँ, पिनाका गुरुकुल पे। चलिए बिना किसी देरी के मैं आपका टेस्ट नंबर 2 शुरू करता हूँ, या प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है इसकी कि भाई हम स्टैटिक जीके और मैप दोनों को देखने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्लास को बिना किसी देरी के। एक्चुअल में कहानी क्या है, मैं इसको लाइव करने वाला था, आपसे मिलने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, लाइव में थोड़ी समस्या सी आ गई। तो मैंने कहा क्लास का रूटीन नहीं रुकना चाहिए, तो मैंने सेट नंबर 2 आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दिया है। बट मैं कोशिश करूंगा आपकी कमेंट के अकॉर्डिंग कि आप चाहेंगे तो मैं इसको डेली ना लाइव कराऊंगा, ताकि आप इसमें अपनी नॉलेज को चेक कर पाओ, अपने अपने क्वेश्चंस को चेक कर पाओ, कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। ठीक है। और सीधी सी बात है, जब क्वेश्चन सामने आता है तो जाहिर सी बात है उसको अटेम्प्ट करना तो बहुत जरूरी है। किस तरीके से, देखिए जरा। तिरुवतिरकली त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? अब इसने पूछा है कि ये एक त्योहार है। आप लोग जानते हो कि एसएससी जीडी का एग्जाम हो या कोई सा भी आपका रेलवे का एग्जाम हो, वहाँ स्टैटिक जीके का अहम रोल रहता है। आजकल के एग्जामों में बहुत अहम रोल हो गया है इंडियन, किसका भाई, इंडियन आपका कहता है आर्ट एंड कल्चर का। तो उसी में आपका हिस्सा है ये तिरुवतिरकाली। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो आप याद रखेंगे, ये त्योहार आपका केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है भाई? ये केरल राज्य में मनाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस त्योहार में सबसे मुख्य देवता जो होते हैं, या सबसे मुख्य भगवान जो होते हैं, भगवान शिव होते हैं। भगवान शिव में भी उनकी एक प्रतिमा होती है, आप जानते हो सभी, नटराज की। जो उनकी प्रतिमा किसके लिए होती है? नृत्य के लिए। तो कहानी यह है कि ये त्योहार मनाया ही नृत्य संबंधित है। क्यों? क्योंकि किंवदंतियां, पौराणिक कहानियां कहती हैं कि भगवान शिव का डांस, मतलब ये परफॉर्मेंस, या कहते हैं एक तरीके से उनका ये नृत्य देखने के लिए कुछ ऋषियों ने बहुत तपस्या की उस वाले एरिया में। कहा? केरल वाले में। भगवान शिव ने खुश होकर के इन लोगों को डांस, मतलब एक तरह से मानिए कि उनको दर्शन भी दिए और साथ में नृत्य भी करके दिखाया था। बस तभी से चलता हुआ आ रहा है कि एक लगभग 10 से 12 दिन की एक तपस्या होती है वहां पे। 10 से 12 दिन की पूजा बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे की जाती है। और उस पूजा का रिजल्ट क्या होता है? भगवान शिव को मनाना। उनके किस रूप को मनाना? नटराज के रूप को मनाना। और ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है भाई? ये केरल में किया जाता है। और ऐसी बात नहीं है कि केरल में केवल यही किया जाता है, तो केरल के और भी उत्सव है। देखिए, मैं चाहूँ तो आपको अभी पूरी की पूरी स्लाइड भर के करा सकता हूँ, कि आप चाहो तो दुनिया भर की स्लाइड को भर सकते हो कि ये भी है, ये भी है। लेकिन देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर क्वेश्चन को क्वेश्चन के तरीके से पढ़ा जाए ना, तो अच्छा होता है। अब आपको पता इतना ज़्यादा है नहीं, और दुनिया भर की नॉलेज इसमें मैं भरना लग जाऊं तो दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे मैं केरल के कुछ प्रमुख त्योहारों की बात करूं, तो आप कैसे याद करोगे? आप याद करोगे पूरन। पूरन को आप पूरम कह दोगे। और एक आपका हो जाएगा गुरुवार। ठीक है भाई, गुरुवियर को, है ना। पूरन जो है वो गुरुवार को क्या ला रहा है? वो चंदन की माला ला रहा है। क्या ला रहा है भाई? चंदन की माला, है ना। चंदन कंठ या कंठा। और क्या ला रहा है? माला। तो एक त्योहार होता है यहाँ पे सबरी माला। कौन सा त्योहार होता है? सबरीमाला। तो ये केरल के कुछ प्रमुख त्योहार हैं, आप याद कर सकते हो इन्हें। भाई पूरम, गुरुवियर, चंदन कुंठा कंठा, और एक सबरीमाला। और एक और बड़ा फेमस त्योहार आप सभी के ये तो याद होगा, अट्टुकल पोंगल। ज्यादातर आप देखोगे केरल के त्योहारों में, केरल के डांसेस में आपको डबल टाइम मिलने वाला है, मोहिनी अट्टम, है ना। बिल्कुल। तो अट्टुकल पोंगल आपका यहीं पे होता है।
ओणम को तो आप जानते ही हो, ठीक है, बहुत फेमस है। तो अट्टुगल पोंगल यहाँ का आपका क्या है, ये त्योहार है। तो केरल के कुछ प्रमुख त्योहार आपके सामने दिख गए होंगे। आप इतना भी याद करके चलते हो ना, तो एक समय पर आकर आपके लगभग सारे राज्यों के जो प्रमुख त्योहार हैं वो याद हो जाते हैं। कहानी क्या होती है, त्योहारों को याद करते समय पर हम परेशान इस बात से हो जाते हैं कि यार है तो इतने सारे, लेकिन आप मेरी बात याद रखना, एक साथ कभी भी सारे याद नहीं होते। हो सकता है अभी आपके सामने 4-5 हो सकता है 5-7 और हो, लेकिन पहले ये 5 तो याद हो जाए। अगर ये 5 याद हो जाएंगे तो अगले 5 पे हम फोकस कर पाएंगे। अब मैं आपको एकदम से 10 दिखा दूं कि लीजिए, आप परेशान हो जाने, तो सिंपल तरीका क्या है कि पहले आप इनको याद कीजिए। ये सारे के सारे वो आपके मेले हैं या त्योहार हैं जिन्हें मैं ऑलरेडी आपके एग्जाम से ही लाया हूँ, जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी या तो पूछे गए हैं या पूछने की पूरे चांसेस हैं। तो परेशान होने वाली बात है नहीं आपकी, समझ में आप सभी के आ गया, ठीक है। तो केरल का आप लोग याद रखेंगे, त्योहार हो चाहे नृत्य हो, लगातार पेपर में आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छऊ के शास्त्रीय नृत्य रूप से संबंधित नहीं है। अब देखिए बात आई छऊ की, भाई छऊ आप याद करें शास्त्रीय नृत्य। अब देखो कहानी क्या होती है कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि शास्त्रीय नृत्य, या मैं कह दूं क्लासिकल जो डांस होते हैं हमारे, शास्त्रीय जो नृत्य हैं वो भारत में कितने हैं भाई, 8 है, जाहिर सी बात है 8 है। और छऊ जो है, छऊ जो मैं आपको डांस बता रहा हूँ छऊ के बारे में, ये छऊ आपका 9th आपका शास्त्रीय नृत्य है। ये 9th क्यों है, क्योंकि इसकी कहानी ये है, आप लोग जानते हो जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय भारत का जो आपका कल्चरल मिनिस्ट्री है, उसने इसको मान्यता दी गई है। मान्यता दी हुई है कैसी, तो इसको मान्यता दी हुई है अपना नोवा आपका क्या बोलते हैं इसको, शास्त्रीय नृत्य के बारे में, कि इसको नोवा शास्त्रीय नृत्य मानो। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था एक डांस के बारे में, कालबेलिया के बारे में। ऐसे ही मैं इसके बारे में बताऊं छऊ को, तो 2010 में इसको यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा, तो यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा इसको क्या बना दिया गया, अमूर्त विरासत, है ना भाई। आप याद रखेंगे इसको क्या बना दिया गया, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, है ना भाई। आप लोग याद रखना इसको बना दिया गया अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। और इसी को नोवा, लगभग इसको क्या कहते हैं, इसको नोवा शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। मेन आप लोग याद रखेंगे। दूसरा अगर मैं इससे बात करूं आपसे छऊ के बारे में, तो आप ये भी याद रखना कि छऊ के 3 प्रकार होते हैं भाई। अगर इसने राज्य पूछे ना तो मैं बताऊं आपको, छऊ आपका झारखंड में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है और उड़ीसा में भी है। तो बच जाता है क्या, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में इसका कोई रूप आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इन तीनों में मिलता है। क्यों, क्योंकि छऊ के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, 3। अब 3 कैसे हैं तो देखिए आप ध्यान से। जैसे मैं बात करूं आपसे छऊ के बारे में, तो छऊ का पहला होता है आपका पुरुलिया के नाम से, है ना भाई, पुरुलिया। दूसरा होता है आपका, याद रखेंगे सभी, मयूरभंज, मयूरभंज के नाम से, ठीक है। और जो तीसरा होता है आपका, होता है सराय केला के नाम से, सराय केला। ये 3 होते हैं आपके। अब इन तीनों को कैसे याद करोगे, देखो जो ये पुरुलिया के नाम से है, ये होता है वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल। और इस ये होता कब है, ये सूर्य उत्सव के दौरान होता है, सूर्य उत्सव के दौरान, तो आप याद कर सकते हो। मयूरभंज आपका कहाँ पे होता है, ये होता है आपका उड़ीसा के अंदर। ये कहाँ पे होता है, उड़ीसा के अंदर। और ये वाला जो आपका सरायकेला, ये होता है आपका झारखंड के अंदर। तो इस तरीके से ये जो आपका नृत्य है, ये 3 राज्यों से संबंधित, आपका झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से। नाम क्या है इसका, आप सभी जानते हो, ये है आपका छऊ नृत्य। याद रहेगा सभी के, बिल्कुल। तो इंपॉर्टेंट आप सभी बस इतना भी याद करके चलते हो ना आप, एक आपके क्वेश्चन में से आपके अगर अप्रोक्स 4 से 5 पॉइंट आप निकाल लेते हो, ये मोर देन इनफ हो जाते हैं एट एक सिंगल टाइम पे किसी चीज को याद करने के लिए। अब मैं इसी में आपके लिए 15 पॉइंट, 20 पॉइंट एक साथ कराने लग जाऊं, पता चली क्वेश्चन क्या था हमें यही नहीं पता रहा भाई, क्वेश्चन क्या था हम यही भूल गए। तो इसलिए शुरुआत जो होगी वो धीरे से होगी, बाद में जाकर तो बड़े स्तर अपने आप हो ही जाते हैं भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। छऊ के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं भाई, छऊ के नृत्य कौन है, या और भी कौन कौन से डांस हैं यहाँ के, तो सब आ जाते हैं धीरे धीरे क्वेश्चनों में, सब डिटेल हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने कहा ना आपसे, मैं इसमें करंट की बात करूंगा, आप देखो क्वेश्चन ध्यान से। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। वैसे आप लोग जानते हो कि हर साल लगभग 6 क्षेत्रों में नोबेल दिया जाता है भाई, विश्व का सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है नोबेल, आपको पता है। तो देखिए अगर मैं नोबेल की आपसे बात करूं तो सिंपली आप याद रखेंगे
कि डायनामाइट के जो खोज करता है अल्फ्रेड नोबल। कौन है? अल्फ्रेड नोबल। इनकी ही वसीयत के अनुसार ये कौन है, इन्होंने डायनामाइट की खोज की, डायनामाइट की, ठीक है, बिल्कुल। डायनामाइट की खोज करी। साथ ही साथ इनकी जो पुण्यतिथि आती है आपकी 10 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष इस दिन आपके ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। मिलते किस किस को हैं? तो दुनिया में 6 या फिर क्या देखते हैं, 6 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति के द्वारा विश्व में सर्वश्रेष्ठ काम करने पर, भाई व्यक्ति विश्व में सर्वश्रेष्ठ कार्य कर दे इन क्षेत्रों में, तब जाकर के ये पुरस्कार इनको मिलता है। अब वो 6 क्षेत्र, मतलब जो 6 क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप इन्हें भी याद रखना, ये पेपर में आते हैं। मैं इनके सबके कराऊंगा आपको कि 2024 में कौन कौन से मिले। एक तो भाई ये हो गया हमारा रसायन, जाहिर सी बात है भाई। एक तो केमिस्ट्री हो गया, एक हमारा फिजिक्स होता है जिसे हम भौतिकी कहते हैं, क्या बोलते हैं भौतिकी, रमन इफेक्ट आप जानते होंगे, सीवी रमन, है ना। एक शांति का होता है, इसमें शांति का नोबेल मिलता है, पीस। एक इसमें साहित्य लिटरेचर का मिलता है, वो भी आप याद करिएगा, साहित्य का, ठीक है। एक इसमें चिकित्सा का मिलता है, किसका मिलता है भाई, चिकित्सा का। और एक बार देखिएगा कितने हो जाएंगे हमारे, तो ये कितने हो गए, 5 हो गए हमारे पास। तो ये 6 आपके हैं, क्या क्या, रसायन, भौतिक, शांति, साहित्य, चिकित्सा, और साथ में एक और आता है इसमें अर्थशास्त्र का। कौन सा आता है भाई, अर्थशास्त्र का। ये इस प्रकार से 6 फील्ड ऐसे होते हैं, या 6 क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें आपका विश्व के अंदर नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। आप सभी को पता है। देखिए नॉर्मल सी चीजें अगर मैं बताऊं आपको, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब से हुई है, तो 1901 से हुई है। आप लोग याद रखना। आप कहोगे सर देता कौन है, तो मैं आपको बता दूं, याद रखना। 5 जो दिए जाते हैं वो स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं, स्वीडन के द्वारा। और एक जो इसमें से होता है वो शांति का, वो दिया था किसके द्वारा, तो नॉर्वे की सरकार के द्वारा ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। आप याद रखना, शांति का जो नोबेल है वो दिया था नॉर्वे के द्वारा। इस तरीके से बांट देते हैं, हर साल के नोबेल दिए जाते हैं। अगर मैं इस साल की बात करूं, तो ये नोबेल आपका जो मिला है संयुक्त रूप से डेविड बेकर, डेमिस आपका हसाबिस, और साथ में जोनेस जम्परे को मिला, ठीक है। तो कहने का मतलब है तीनों के तीनों। अब तीनों को याद कैसे करोगे, तो सिंपल है, बेकर को याद करो आप बेकरी से। कैसे याद करोगे, बेकरी से, है ना। और बेकरी में ज्यादातर क्या मिलेगा, वो केमिकल मिलेगा, तो केमिस्ट्री याद हो जाएगा, मैं केमिस्ट्री, केमिकल। साथ में आप क्या करोगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जब इनको नोबेल की पता चली तो ये बेकरी में है, इनको केमिकल मिला है, जहाँ ये बेकरी में। अब बेकरी में इन्होंने क्या खाया, इन्होंने प्रोटीन खा लिया, है ना भाई, क्या खा लिया, प्रोटीन। और प्रोटीन खा के ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में हंस रहे हैं, और हंसते हंसते क्या कर रहे हैं, ये जंप कर रहे हैं। सिंपली याद कर लोगे। तो प्रोटीन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रोटीन से रिलेटेड इनकी खोज है, प्रोटीन से रिलेटेड इनकी खोज है, जिसके ऊपर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आपको इनकी खोज भी याद हो जाएगी और इनके नाम भी याद हो जाएंगे भाई। बेकरी में कि इन लोगों ने क्या करा भाई, प्रोटीन खाया और हंस रहे हैं और साथ में जंप कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने प्रोटीन खा लिया। तो तीनों के तीनों ही ये इनको आपका संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल, या सॉरी रसायन का नोबेल दिया गया है, ठीक है। 6 फील्ड यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा 6, ये तीनों के तीनों है कौन कौन, तो आप देखिए ना, प्रोटीन डिजाइन के लिए, यहाँ भी देखिए प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए मिल गया आपका। तो तीनों के तीनों को प्रोटीन स्ट्रक्चर और डिजाइन के लिए पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। गुलबर्गा किला और चित्रदुर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए किलों से क्वेश्चंस आपके लगातार पेपर में आते हैं। अगर मैं गुलबर्गा किला की बात करूं, ये दोनों के दोनों किले कहाँ पे है, ये कर्नाटक के अंदर है भाई। कहाँ पे है, ये कर्नाटक में। और कर्नाटक में ये दोनों किले अलग अलग पड़ते हैं, लेकिन ये लगभग 11वीं से लेकर और 15वीं शताब्दी के बीच में, या 15वीं सेंचुरी, क्या 11वीं से लेकर के और 15वीं सेंचुरी के बीच में इन दोनों का निर्माण हुआ है, 11वीं से 15वीं। पहली बात तो ये आपकी याद रखेंगे आप लोग, शताब्दी मेन। अगर मैं गुलबर्गा किले की बात करूं, तो जो गुलबर्गा किला है ये तो संबंधित है किससे, तो कर्नाटक में बड़ा ही एक बहुत बड़ा साम्राज्य रहा, बहमनी साम्राज्य। ये बहमनी साम्राज्य से संबंधित है। वहीं के बहमनी साम्राज्य के राजा थे अलाउद्दीन हसन, जिनके द्वारा ये बनवाया गया था। और चित्रदुर्ग की बात करूं तो ये दो दो वंशों से संबंधित है। एक आपके इसमें होयसल वंश, होयसल, और एक है इसमें चालुक्य, चालुक्य वंश। इन दोनों से संबंधित ये किला है, आप लोग याद रखेंगे, होयसल और चालुक्य। ये दोनों के दोनों किले कहाँ पड़ते हैं भाई, ये दोनों के दोनों आपके कर्नाटक में पड़ते हैं। और किले जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, आप चाहो तो उन्हें भी लिख सकते हो। 2-3 किले हैं जो बहुत फेमस है, आप जानते हैं सभी। एक है तोरण का किला, एक है सिवनेर फोर्ट, छत्रपति शिवाजी के लिए, है ना, इसको याद करते हैं, बिल्कुल।
शिवनेर फोर्ट, उनका जन्म ये कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में। लास्ट एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो था आपका किसका? पिथौरागढ़ किला। पिथौरागढ़ किला, तो आप याद रखेंगे पिथौरागढ़ जो किला है वो उत्तराखंड के अंदर है। लाल किला आप जानते हो दिल्ली के अंदर है। और एक बड़ा फेमस किला है वारंगल का किला। कौन सा किला है भाई? वारंगल। ठीक है, आप याद रखेंगे जो वारंगल किला है वो आपका कहाँ पर है? तो ये है आपका तेलंगाना के अंदर, क्योंकि तेलंगाना का प्राचीन नाम क्या है भाई? वारंगल। तो ये कुछ प्रमुख किले हैं जो लगातार एग्जाम में आता है, इन्हें भी याद रखेंगे, शिवनेर का और ये आपके। ठीक है, एक कालिंजर किला है। कालिंजर बड़ा फेमस किला, आप लोग जानते होंगे, शेरशाह सूरी, है ना? बिल्कुल, जहाँ शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, कालिंजर। ये उत्तर प्रदेश के बांदा में पड़ता है। कालिंजर किला ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पड़ता है। ये भी लगातार एग्जाम में आता है, उत्तर प्रदेश के बांदा में पड़ता है। ठीक है, याद रखना सभी, बिल्कुल। तो याद हो जाएंगे ना? हाँ, याद करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन देखिए। अब कहता है प्रथम आंतरिक सरकार की घोषणा कब की गई थी? देखिए, आप लोग जानते हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका, और आप लोग याद रखेंगे 1946 सब दिए गए, लेकिन डेट रहेगी कौन सी? 24 अगस्त। 24 अगस्त 1946 को स्थापना की गई थी अंतरिम सरकार की। अब ये क्या होता है? इंटरिम गवर्नमेंट क्या होता है ना? द फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट वाज अनाउंस्ड व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट वाज अनाउंस्ड। आप याद रखेंगे। देखिए, कहानी ये थी कि 1946 में हमारे यहाँ पे क्या आया था भाई? हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन आया था। क्या आया था? 1946 में आया था हमारे यहाँ पे कैबिनेट मिशन। और जब ये कैबिनेट मिशन भारत में आया तो इसका काम क्या था? इसका काम था संविधान सभा को बनाना। भाई इसका काम क्या था? आप लोग याद रखेंगे, इसका काम था संविधान सभा का निर्माण करना। और ये संविधान सभा के निर्माण करना आई थी। संविधान सभा का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए आई थी। ये मिशन भारत में आया था, सिंपल। और उसी समय पर जो वायसराय थे, वायसराय, उसी समय पर जो वायसराय थे, वायसराय, वायसराय का नाम था आपका वेबल। क्या नाम था? लॉर्ड वेबल। और वेबल के द्वारा ही अनाउंस किया गया था अंतरिम सरकार का। अंतरिम सरकार का मतलब क्या था? अंतरिम सरकार का सिंपल मतलब था कि एक तरफ भारत का संविधान बनता रहेगा और एक तरफ भारत की सरकार चलती रहेगी, क्योंकि 1946-7 में अंग्रेज क्या कर देंगे? भारत को आज़ादी दे देंगे। तो अंग्रेज तो चले जाएंगे, देश चलेगा कैसे? तो उस देश को चलाने का जिम्मा कौन रखेगा अपने पास? वो रखेगी अंतरिम सरकार। और आगे चल के अंतरिम सरकार हट जाएगी, आगे चल के ये हट जाना है इसको। कैसे? देखो जरा ध्यान से। अब अगर मैं इस अंतरिम सरकार की आपसे बात करूं, तो इस अंतरिम सरकार में सबसे पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ही सबसे मेन अध्यक्ष इसका बनाया गया था। इसके लिए लीडर बनाया गया इनको, नेहरू जी को ही। और इन्हें ही क्या बनाया गया? इनको दिए गए थे आपके विदेश मंत्री। जितने विदेशी मामले थे वो इनको दिए गए थे। साथ ही साथ राष्ट्रमंडल के जितने मामले थे, कॉमनवेल्थ के जो मामले थे, वो इन्हीं के हाथ में थे, है ना? वहीं दूसरे व्यक्ति आप लोग याद करेंगे, वो थे आपके कौन? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इन्हें उस समय क्या बनाया गया भाई? गृह मंत्री। ये अंतरिम सरकार के गृह मंत्री थे। लगातार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, आप लोग याद रखेंगे। ये अंतरिम सरकार के होम मिनिस्टर थे। ठीक है भाई। साथ में इनके पास में सूचना एवं प्रसारण भी था। ये आपके एग्जाम में आता है इंफॉर्मेशन एंड आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण, बिल्कुल याद कर लेंगे आप लोग। वहीं एक बड़ा फेमस नाम है लियाकत अली, एग्जाम में आते हैं आपके, तो आप याद रखना। लियाकत अली जो मुस्लिम लीग से आते थे, क्योंकि अंतरिम सरकार के समय पर भाई मुस्लिम लीग तो यही थी आज़ादी या स्वतंत्रता से पहले। तो जो लियाकत अली थे, इन्होंने पहले तो मना कर दिया था आने के लिए मंत्री परिषद में, लेकिन बाद में चल के ये आए तो इन्हें दिया गया वित्त मंत्री। तो इनके पास में कौन सा मंत्री था? ये थे वित्त मंत्री। एक बड़ा फेमस नाम है बलदेव सिंह, आप याद रखना भाई, बलदेव सिंह। और जो बलदेव सिंह थे, इनको बनाया गया रक्षा मंत्री, इनको रक्षा दिया गया। और एक थे आपके जगजीवन राम, जगजीवन राम। और इनके पास कौन सा मंत्रालय था? इनके पास था श्रम मंत्रालय। तो ये बनाए गए श्रम मंत्री। तो इस प्रकार से देश के कुछ जो अंतरिम सरकार के अंदर कुछ मंत्री बने थे, इनके नाम आपके सामने है, आप याद रखेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, एक बड़ा फेमस नाम है सी राजगोपालाचारी।
वो शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। अब कहोगे शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे, वो आज़ादी के बाद थे, ये आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ। ये मंत्रालय, ये परिषद कब बन चुकी है? आज़ादी से पहले ही बन चुकी है। ठीक है, याद रखना आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, सी राजगोपालाचारी उस समय क्या थे? शिक्षा मंत्री। आज़ादी के बाद अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री बने। चलिए नेक्स्ट आपसे बात करते हैं हम। देखिए अब आता है टेनिस का, बड़ा शानदार क्वेश्चन है भैया। ये क्वेश्चन कह रहा है टेनिस का निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? आप लोग जानते हैं कि लॉन टेनिस के अंदर कुछ फेमस टूर्नामेंट होते हैं, हमारे 4 फेमस टूर्नामेंट हैं जो खेले जाते हैं, और वो अपनी खासियत जानते हैं किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। कोर्ट मतलब मैदान जो होता है, क्ले कोर्ट। अब देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहला तो क्या हुआ कि ये गेम कौन सा है? तो ये गेम है लॉन टेनिस का। कौन सा गेम है भाई? ये है लॉन टेनिस का गेम। ठीक है, ये लॉन टेनिस का गेम है, और इस लॉन टेनिस के गेम में ही 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं, जिन्हें हम 4 ग्रैंड स्लैम कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम। 4 होते हैं ये बड़े बड़े, और 4 को कहते हैं हम 4 ग्रैंड स्लैम, है ना भाई? बिल्कुल। 4 कौन कौन से आपके सामने लिखे हुए हैं? एक यूएस ओपन है, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन है, एक विबल्डन है, और एक रोलैंड गैरोस है। अब इसने पूछा क्ले कोर्ट पर कौन सा खेला जाता है, तो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है आपका रोलैंड गैरोस। आपका सर में दर्द हो जाएगा कि सर ये नाम तो हमने सुना ही नहीं है रोलैंड गैरोस का। तो मैं आपको बता दूं, एक ग्रैंड स्लैम होता है इसमें आपका। देखिए एक तो हो गया यूएस ओपन, एक हो गया आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक हो गया विबल्डन। भाई विबल्डन हो गया एक, और एक होता है आपका फ्रेंच ओपन। आप लोग जानते हैं फ्रेंच ओपन होता है, और ये जो फ्रेंच ओपन होता है ना, इसी का दूसरा नाम है रोलैंड गैरोस। इसी को कहते हैं रोलैंड गैरोस। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। और यही जो है आपका, ये खेला जाता है किले कोर्ट पे। ये कहाँ खेला जाता है? किले कोर्ट पर। इनके गेमिंग, इनके तरीके, ये लगातार आपके बदलते रहते हैं गेम के अकॉर्डिंग। अगर मैं यूएस ओपन की बात करूं, तो ये अमेरिका में होता है, सीधी सी बात है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होता है, मेलबर्न में। ये होता है विबल्डन कहाँ पे? ये लंदन में होता है। ये लंदन में होता है। अब कहोगे सर इनमें कोर्ट तो बताओ, कोर्ट कौन कौन से, तो ध्यान देना जरा। जैसे मैं बात करूं यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ये होते हैं आपके हार्ड कोर्ट पे। किस पे होते हैं ये होते हैं हार्ड कोर्ट पे। बिल्कुल, इनका ग्राउंड कैसा रहेगा? हार्ड। विंबलडन जो होता है ये घास के मैदान पे होता है, बिल्कुल कई बार पेपर में आए, घास के मैदान पे। और फ्रेंच जो होता है, यही क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये होता है क्ले कोर्ट पर या मिट्टी के पे। ठीक है, तो जो रोलैंड गैरोस आप लोग देख रहे हैं ध्यान से, यही क्या है? आपका फ्रेंच ओपन है। और इस फ्रेंच ओपन में सबसे सफल आदमी का नाम आप अगर याद करना चाहो, तो आप याद रखना, इसमें सफल आदमी है राफेल नडाल। क्या नाम है उनका? राफेल नडाल, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को या इस ग्रैंड स्लैम को लगभग 14 बार जीता है, सर्वाधिक। कितनी बार? 14 बार इसको विजित किया है या फिर जीते हैं। ठीक है भाई, राफेल नडाल। आप लोग याद रखेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ये चारों चारों हैं, देखो जरा ध्यान से भाई। ये एक तो हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये हो गया आपका रोलैंड गैरोस जिसे फ्रेंच ओपन कहते हैं। अच्छा, ये साल में एक एक बार, मतलब चारों ही होते हैं साल में। शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर यूएस होता है, फिर है ना, इस तरीके से होता है। इन्हें आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका अगला आता है, चारों का क्रम होता है, एक सीक्वेंस अपना। चलिएगा, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? अब देखिए ये क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट था जिसमें आपका रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात की गई थी। कहां पर? प्रोविंस के अंदर। आप लोग जानते हो कि प्रोविंस को उस समय पर, जैसे आज राज्य होते हैं ना, उस समय प्रांत होते थे। और उस समय कितने प्रांत थे? तो टोटल 11 प्रांत थे भाई। हैं, कितने प्रांत थे भी दोस्तों? 11 प्रांत थे। आप लोग याद रखेंगे। तो जब ये टोटल 11 प्रांत थे, तो कहानी क्या हुई थी? सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना के भेजा था 1919 में। 1919 में एक एक्ट भेजा, है ना भाई? एक एक्ट भेजा, और उस एक्ट का नाम था मोंटेग्यू मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। इसी एक्ट का वो नाम था। और इस एक्ट की सबसे खास बात क्या थी कि इसने करा था प्रांतों के अंदर डायरकी को इम्पोज, या कह दो प्रांतों में लगाई थी द्वैध शासन। इसी को कहते हैं डायरकी। इसने लगाया था द्वैध शासन। कहने का मतलब प्रांतों को कुछ पावर दी गई। लेकिन 1935 में आकर के वो पावर कंप्लीटली, या कह दो एक तरीके से कि 1935 के एक्ट में आकर के प्रांतों के जो द्वैध शासन था, इसको तो कर दिया खत्म। और प्रांतों को जो ऑटोनोमस, या कह दे एक तरीके से प्रांतों को
स्वायत्तता किस एक्ट में दी गई? तो 1935 के एक्ट में दी गई, जो सबसे बड़ा एक्ट आप याद करते हो। तो क्वेश्चन आता है कि द्वैध शासन प्रांतों से कब खत्म हुआ? 1935 से। स्पेशल पावर कब दी गई, जैसे क्वेश्चन आ रखा है, तो 1935 में दी गई। 1935 का एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप सभी जानते हो। ये इंपॉर्टेंट किस तरीके से? ये इंपॉर्टेंट इस तरीके से हो जाता है क्योंकि इसने परमिशन दी थी कहाँ? प्रांतों में चुनाव कराने के लिए, है ना भाई। प्रांतों में चुनाव इलेक्शन कराने के लिए परमिशन दी। साथ ही साथ इसने एक संघीय न्यायालय, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की बात करी थी, संघीय न्यायालय की बात की थी। और संघीय न्यायालय जो था वो आपका कब काम करने लगा था? वो 1 अप्रैल 1937 से काम करने लग गया था। कहां पर? दिल्ली के अंदर, जिसे आज आप सुप्रीम कोर्ट कहते हो। ठीक है भाई, इसकी स्थापना कराई थी। एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन आता है 1935 के एक्ट से, आप चाहें तो याद कर लेना कि 1935 के एक्ट से किस देश को भारत से अलग किया गया? तो उस देश का नाम वर्मा था, जो आज क्या हो रखा है? म्यांमार, है ना भाई। बिल्कुल, ये 1935 के एक्ट से हमसे अलग कर दिया गया था, आप याद रखेंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके हैं? 1935 के अधिनियम के। आप लोग जानते हैं कि भारत को संघीय स्ट्रक्चर कहाँ से मिले? 1935 से। और भारतीय संविधान के अंदर कितना? लगभग 70% हिस्सा इसी का ही है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया? अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो देखो, संविधान के भाई सीधी बात है कि राष्ट्रीय आपातकाल मिलता है आपको 352 के अंदर। कहाँ पे मिलता है? 352 में। और आप लोग ये भी जानते हैं कि भारतीय संविधान के पार्ट 18 में बात करते हैं हम किसकी? इमरजेंसी की या आपातकाल की। किसकी बात करते हैं भाई? आपातकाल की। और यह आपातकाल शुरू होता है हमारा आर्टिकल 352 से, और 360 तक इसके प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें आपके 3 आपातकाल, कितने आपातकाल? 3 आपातकाल का वर्णन किया गया। तीनों कौन कौन से? तो सबसे पहले तो आपका यही है, नेशनल इमरजेंसी, इसे कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। फिर होता है आपका राष्ट्रपति शासन, इसे राज्य आपका आपात भी कहते हैं इसको, राष्ट्रपति शासन। और इसी क्रम में एक होता है आपका वित्तीय आपातकाल। एक कौन सा होता है आपका? वित्तीय आपातकाल, आप याद रखेंगे। तो आर्टिकल जो 352 है दोस्तों, वो 352 आर्टिकल पर आपका प्रावधान करता है किसका? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। ठीक है ना। और इस राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने का प्रावधान जाता है किसके पास? सीधा सीधा राष्ट्रपति के पास। आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रपति के पास जाता है ना। और इंपॉर्टेंट है इसके कारण जो लगातार पेपर में आते हैं, तो आप याद रखना इसके 3 कारण शुरू में थे, आज भी 3 कारण है, बस एक हल्का सा चेंज आया। कैसे? अगर हमारा किसी से युद्ध हो जाए सबसे पहला, या हम मेनली बात करूं सशस्त्र। एक आपका दूसरा कारण क्या होता है इसमें? जब बाहरी देश हम पर आक्रमण बोल दे, बाहरी आक्रमण। और तीसरा प्रोविजन इसमें जो था वो था आंतरिक अशांति का। तीसरा प्रोविजन क्या था इसमें? इंटरनल आपका डिस्टरबेंस का था, आंतरिक अशांति का। लेकिन 1975 में इसके मिसयूज होने की वजह से 1978 के अंदर 44th आपका 44th संविधान संशोधन जो हुआ, 44वां संविधान संशोधन, जिसकी वजह से इसमें से आंतरिक अशांति को हटा दिया। और तीसरा पॉइंट इसमें जोड़ दिया एक आपका सशस्त्र, आर्म्ड रिबेलियन जोड़ दिया इसमें, सशस्त्र विद्रोह। कि जब तक देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा, हथियारों के साथ विद्रोह नहीं होगा, तब तक ये राष्ट्रीय आपात नहीं लग सकता। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पेपर में आता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाता है, किसकी परमिशन से या किसकी आपकी सलाह पर लगाएगा? तो बस केवल यही वर्ड यूज होता है, कैबिनेट। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन पेपर में आता है कि संविधान के अंदर कैबिनेट शब्द का यूज कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल 352 के अंदर आपको कैबिनेट शब्द का यूज मिलेगा, मंत्रिमंडल का यूज मिलेगा, जिसे हम कहते हैं कैबिनेट। ठीक है, इसकी परमिशन से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को इम्पोज करता है देश के अंदर। तो जो आंतरिक अशांति है इसको हटाया गया था 44वें संशोधन से, और ले आया गया क्या? सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, याद रखेंगे सभी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन आता है 71वें संविधान संशोधन के अनुसार कौन सी 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? देखिए भाई, आप लोग जानते हैं और याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है आपका नमक। कैसे याद करोगे साहब? नमक से याद करोगे। कैसे? तो न से तो जाएगी नेपाली, मैस हो जाएगी मणिपुरी, और कैसे हो जाएगी कोंकणी। और बड़ी सी ट्रिक बन जाती है नमक के नाम से। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो आप लोग, मैं आपसे बात करूं कि आपकी जो
एट्थ शेड्यूल है, कौन सी एट्थ जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अंदर जाहिर सी बात है कितनी, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल मूल संविधान के अंदर ये 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं। और आज या वर्तमान समय पर कितनी है? तो आप याद रखेंगे ये वर्तमान समय पर हो गई हैं पूरी 22 भाषाएं। आज ये 22 है। लेकिन जुड़ी कैसे कैसे, तो उसको याद करोगे आप कैसे, एक तरीके से, एक ट्रिक से। और वो ट्रिक क्या है? तो 21, 71 और 92 है ना। आप देखोगे ये क्या है, ये संशोधन है, ये संशोधन का क्रम है जो संविधान में संशोधन किए गए थे भाई। 21, 71 और 92, इनको याद करने का तरीका भी है, 21 में 71 जोड़ोगे ना तो 92 ही आएगा। आप जोड़ के देख लेना। हुआ क्या था, देखो जरा ध्यान से। जो 21वां संशोधन था ये हुआ था 1967 में। ये कब हुआ था आपका? 1967 में, ठीक है, बिल्कुल 1967 में। ये कब हुआ था? तो ये होता 1992 में। और ये कब हुआ था आपका? आपका 2003, या कहते 2003 में ये संशोधन हुआ, 2003 में। अब 21वें संशोधन से जोड़ी गई इसमें कौन सी भाषा? तो सिंधी भाषा इसमें जोड़ी गई। 71वां आपसे पूछा है क्वेश्चन में कौन सी जोड़ी गई, तो नमक जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और वहीं 92 की बात करूं तो इसमें 4 भाषाएं, कितनी? 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें एक थी आपकी मैथिली, एक थी संथाली, एक थी मणिपुरी, और एक का नाम था कोंकणी, है ना भाई। सैंताली, एक मिनट, बोडो और डोगरी, ये तो 71वें में। एक थी बोडो और एक थी डोगरी लैंग्वेज। तो ये 4 लैंग्वेज इसमें जोड़ी गई थी, आप लोग याद कर लेंगे। ये 21, 71, 92 संशोधन में हुआ था, ठीक है। तो 71वें संशोधन का आपको पता चल गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्य के क्षेत्र में 24 का कहा किसको मिला? देखो मैंने कहा ना कि क्षेत्र अलग हो जाते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में जो ये मिला है, ये मिला हान कांग को। हान कांग कौन है? ये आपकी दक्षिण कोरिया की, या कह दो साउथ कोरिया की रहने वाली है, साउथ कोरिया की, जिन्हें इनके साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला 2024 का। प्लस पॉइंट आप लोग याद कर लेना कि 1913 में जो पहले भारतीय थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें पहली बार पुरस्कार दिया गया था, पहले भारतीय थे जिन्हें पुरस्कार दिया गया। इनका भी फील्ड क्या था? तो इनका फील्ड लिटरेचर था, या इनका फील्ड साहित्य ही था भाई, ठीक है। आप लोग याद कर लेंगे साहित्य फील्ड में पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो देखिए ये आपका इंडो तिब्बत पुलिस, आपका पुलिस फोर्स, जो आपका बॉर्डर फोर्स या बॉर्डर पुलिस, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो बात आती है कि इसकी आईटीबीपी की। अगर मैं आईटीबीपी की बात करूं तो ये चाइना बॉर्डर पर, किस पर? ये चीन बॉर्डर पर आपका पहरेदारी देती है। मानिए कि भारत चीन सीमा, जो भारत चीन सीमा है, इसकी सिक्योरिटी किसके हाथ में होती है? तो आईटीबीपी के हाथ में। आप लोग जानते हो कि भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था वो 1962 में हुआ था, जिसके बाद हमने इसका गठन किया, निर्माण किया। और वो निर्माण कब किया गया था? तो 24 अक्टूबर, क्या 24 अक्टूबर 1962 को इसका निर्माण किया गया। और 24 अक्टूबर यूएन दिवस के नाम से आप याद करते हो, तो 1962 में इसकी स्थापना हुई। आप लोग जानते हो ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है। अगर बात करूंगा भारत पाकिस्तान की, तो देखिए भारत और पाकिस्तान को सिक्योरिटी देती है बीएसएफ। वहीं अगर आप भारत बांग्लादेश की बात करोगे, तब भी सिक्योरिटी किसके हाथ में होती है? तो भाई बीएसएफ के हाथ में होती है। अगर बात करूं आप इंडिया और नेपाल की बात करोगे, इंडिया और नेपाल, तो इंडिया और नेपाल की सिक्योरिटी करती है हमारी एसएसबी। कौन करती है? एसएसबी। वहीं इंडिया और भूटान की बात करूं, ये हमारे पड़ोसी देश हैं, है ना भाई। इंडिया और भूटान, इनकी सिक्योरिटी भी कौन करता है भाई? एसएसबी करती है। अगर आपसे पूछे इंडिया और म्यांमार की कौन करता है, इंडिया और म्यांमार की, तो भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री, जिसे कहते हैं हम असम राइफल्स, क्या कहते हैं? असम राइफल्स। तो असम राइफल्स सिक्योरिटी देती है कहां पर? आपके भारत और म्यांमार बॉर्डर पर। सर इसकी स्थापना कब हुई है? तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1835 में। ये लगातार क्वेश्चन में आता है, आप लोग याद रखेंगे कब हुई थी। तो 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये सबसे पुरानी हमारी अर्धसैनिक बल है, ठीक है, बिल्कुल 1835।
इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी आपसे पूछी जाती है लगातार, आप लोग याद कर लेंगे कौन सी सिक्योरिटी कहाँ पर आपके दी जाती है। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। बीएसएफ की स्थापना अगर आपसे पूछे तो याद रखना, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जब पुलिस वालों के हाथ में थे हम, राज्य पुलिस के, दिक्कत हुई, तो हमने स्थापना कर दी एक नई फोर्स की 1965 में, है ना, अलग स्थापना कर दी हमने, बिल्कुल, है ना। 1963 में इसकी स्थापना की गई थी अगले ही साल। ये सब युद्धों के बाद ही की गई हैं। 1963 में एसएसबी की स्थापना कर दी गई थी, है ना। म्यांमार की आपको पता है, इसकी तो पता ही है आपको कब स्थापना की गई थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई, कौन से प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित, तो आपको पता है कि बारदोली जो सत्याग्रह है वो कब हुआ था आपका, ये 1928 में हुआ था भाई। कब हुआ था, 1928 में। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। और कहाँ हुआ, तो ये गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात में, अंग्रेजों की मनमानी के खिलाफ, जिसके सबसे बड़े नेता या सबसे बड़े जो होते वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पटेल जी। और इनको याद इसलिए किया था क्योंकि यहाँ की महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। जो बारदोली की महिलाएं थी, इन्होंने इनको एक उपाधि दी थी, क्या, सरदार की उपाधि। तो जो टाइटल इनके साथ जुड़ता है सरदार का, वो बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही दिया गया था, जब इन्होंने बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका अदा की थी। आप समझ गए ना, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही थी किसमें, आपका बारदोली सत्याग्रह में। आप लोग इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। आपको मैंने बताया हमारे देश के पहले गृह मंत्री, है ना, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी यही थे। आगे चलिएगा नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का राजनीतिक वास्तुकार कौन है। देखिए अब आप क्या करेंगे, छूटते इसको देखेंगे और एमएस स्वामीनाथन को ढूंढने के लिए चल देंगे, ठीक है। लेकिन आपको नहीं सोचना, क्यों, क्योंकि हरित क्रांति अगर आपसे पूछे विश्व स्तर पर, क्या पूछे, विश्व स्तर पर, तो आप एक व्यक्ति का नाम रखेंगे याद, नॉर्मन बोरलोग। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया जब भी लेकर आया हूं मैं, नॉर्मन बोरलोग नाम याद रखेंगे। और अगर भारत में पूछेगा तो भारत में आप लोग जानते हो, इस बार तो पक्का पूछेगा, उनका नाम है एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, है ना। लेकिन कहानी क्या है कि जब इन्होंने ये क्रांति ये लेकर के आए थे, हरित क्रांति, ये कब आई थी, ये 1960 के दशक में आई थी, 1960 के दशक में। सर क्षेत्र कौन सा था, तो क्षेत्र था इसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा। क्या, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, ये इसका पार्ट था, ठीक है, बिल्कुल, आप याद रखेंगे। लेकिन जब ये लेकर के आए थे तो उस समय जो हमारे कृषि एवं खाद्य मंत्री थे, क्या, उस समय जो कृषि एवं खाद्य मंत्री थे वो चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। तो इसलिए इनको कहते हैं राजनीति के रूप में, जो इसके जो आपके वास्तुकार हैं वो कौन है, चिदम्बरम सुब्रमण्यम। क्योंकि ये क्या थे, हमारे खाद्य एवं कृषि मंत्री, उस समय के कृषि मंत्री कौन थे, तो चिदम्बरम आपके सुब्रमण्यम, इनके द्वारा इसको राजनीतिक स्ट्रक्चर दी गई थी, हरित क्रांति को, ठीक है। अगर बात करूं मैं दिलबाग सिंह अठवाल की, तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इन्हें कहा जाता है गेहूं क्रांति के जनक। ये क्या कहे जाते हैं भाई, गेहूं क्रांति के जनक कहे जाते हैं ये, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे इनके बारे में। तो जो अच्छा, इसका एरिया अगर मैं बात करूं आपसे, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है ना, बिल्कुल। और साथ में कौन थे, चिदम्बरम सुब्रमण्यम। आगे देखो, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ध्यान से देखो, पंजाब, हरियाणा और ये वेस्टर्न यूपी का हिस्सा पूरा का पूरा, ये वाला, ये रहा ना वेस्टर्न यूपी पूरा, इस हिस्से में ही आई थी कि आपकी हरित क्रांति। सबसे ज्यादा प्रभाव आपको इसका कहाँ देखने को मिला, इसी एरिया में, हरित क्रांति, ठीक है। कमेंट करके बताना कि क्यों इसी एरिया को चुना गया था, क्यों इस क्षेत्र को चुना गया, हरित क्रांति के लिए इसी क्षेत्र को क्यों चुना गया था, ठीक है। देखता हूं कौन कमेंट करता है और कौन मुझे बताता है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट आपका। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला या प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया। आप लोग जानते हो कि उनका जो धम्मचक्र प्रवर्तन है, इसको कहते हैं उनका प्रथम उपदेश। क्या बोलते हैं भाई, प्रथम उपदेश। और आप कर चुके हो गए अब इस क्वेश्चन को। तो पहला उपदेश उनके द्वारा दिया गया था उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। कहाँ दिया गया था भाई, सारनाथ में, ठीक है। आप याद कर लेना। इनके घर को छोड़ने की जो स्थिति है उसे कहते हैं महाभि निष्क्रमण। ये इसी नाम से पूछे जाते हैं आपसे, महाभि निष्क्रमण, घर छोड़ना या घर से निकल जाने का क्या कहलाया, महाभि निष्क्रमण। वहीं निर्वाण, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे क्या कहा गया, निर्वाण। तो ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया, निर्वाण। साथ ही साथ जब इन्होंने पहला उपदेश दिया तो वो कहलाया धम्मचक्र प्रवर्तन। और साथ ही साथ जो इनकी मृत्यु है उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण।
क्या बोलते हैं उसे, महापरिनिर्वाण। आप लोग याद रखेंगे, उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है भाई, ये मृत्यु कहलाती है, बिल्कुल। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, गया बिहार में, गया बिहार में, और मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी आपकी कुशीनगर उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट 16 क्वेश्चन आपका। भारतीय आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है। देखो, अगर मैं बात करूं औसत साक्षरता दर की, भाई औसत जो था वो था 74.04%। सबसे अच्छा फैक्ट ये है कि 1947 के समय जो भारत की साक्षरता दर थी सबसे बेकार, कितने प्रतिशत, 18%। ठीक है ना। और अगर देखा जाए इनका गैप, अब गैप पेपर में पूछा जाने लगा। क्यों पूछा जाने लगा, क्योंकि पुरुष जो साक्षरता दर है, पुरुष साक्षरता दर वो होती है 82.14 के आसपास, और जो महिला साक्षरता दर है, महिला साक्षरता दर वो बैठती है 65.46% के आसपास, और इसी का गैप आपसे पूछा जाता है जो बैठता है 16.68%। अगर पूछा आपसे मैक्सिमम जो साक्षरता दर है वो कहाँ मिलने वाली है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो आपके केरल के अंदर 96.2%। सबसे कम अगर पूछता है आपसे तो लिख लेना, वो है बिहार। बिहार की कितनी है, लगभग 61 पॉइंट समथिंग 8% के आसपास ये बिहार की। समझ रहे ना आप लोग। तो साक्षरता दर को लेकर के क्वेश्चन लगातार पेपर में आते हैं, लिंगानुपात के भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, लेकिन आप लोग फिलहाल अगर इतना भी याद करके चलोगे तो इंपॉर्टेंट हिस्से में तो आप आ ही जाओगे कि भाई इतना तो कम से कम पहले याद हो जाए हमारे। बाकी बाकी जनगणना तो बहुत बड़ी है, जनगणना धीरे धीरे याद हो ही जाती है हमको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध। देखिए साइंस का क्वेश्चन एक ना एक आपको देखने को मिलेगा, प्रतिरोध को लेकर के पूछा है। आप लोग जानते हो प्रतिरोध क्या होता है, तो मैं सिंपली आपको बता दूं। अगर ये आपके घर में वायर है, इलेक्ट्रिक वायर, तो इस इलेक्ट्रिक, अगर ये इलेक्ट्रिक वायर कॉपर या तांबे का बना हुआ है, तो इस तांबे के तार में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, और जब रुकावट आएगी तो इसमें बहने वाली धारा, इसमें बहने वाली धारा को दिक्कत होगी। दिक्कत जहां होती है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, उसे ही हम अवरोध कहते हैं, उसे ही हम रुकावट कहते हैं। जिस प्रकार जब आप बाइक लेकर के चलते हैं तो सड़क पर जो ब्रेकर आते हैं वो भी प्रतिरोध का ही तो काम करते हैं, वैसे ही ये प्रतिरोध काम करता है यहाँ पे। अब कहानी क्या होती है, जो प्रतिरोध होता है इसको आर से डिनोट किया जाता है। किससे, आर से। अब दिक्कत ये होती है, एक फॉर्मूला बड़ा प्यारा इसमें आता है सामने, वो आता है क्या आपका, रेसिस्टेंस या प्रतिरोध इज इक्वल्स टू, या लगा दो इसको क्या आपका, अनुक्रमानुपाती L अपॉन ए। ये फॉर्मूला हमारे काम आता है। क्यों, क्योंकि जो R है वो प्रोपोर्शनली आपके बिल्कुल सीधा होता है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लंबाई के। क्यों, अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, और R जो होता है वो इनवर्सली होता है एरिया के। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स प्रोपोर्शनल। क्यों, क्योंकि ये कहता है कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस या प्रतिरोध अपने आप कम हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। और एक साइंस में आता है आपका ओम का नियम, तो आप ओम का भी नियम याद कर लेंगे, जो होता है V इज इक्वल्स टू आई आर, जहां पर V क्या है, वोल्ट, I क्या है, धारा, और R तो आपको पता ही है, R क्या है भाई, प्रतिरोध। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये क्या है, प्रतिरोध आपका। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। लंबाई के तो होता है आपका क्रमानुपाती, लेकिन क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी 18। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला या आपका गायक गायिका थी। तो आप लोग याद रखें, जो MS सुब्बलक्ष्मी है ये रहने वाली कहाँ की थी, ये तमिलनाडु की, तमिलनाडु की। साथ ही साथ साल 1998 में इनको मिला क्या, भारत रत्न, भारत रत्न। लेकिन सबसे प्रमुख 1978 में या 1974 में इनको एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे मिल चुका था। तो ये रेमन मैग्सेसे ऑलरेडी जीत चुकी थी या इनको मिला हुआ है, सम्मानित है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश से दिया जाता है, मुझे कमेंट में आप बताओगे कि कौन सा देश रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित करता है। तो MS सुब्बलक्ष्मी को मिला है, कौन, ये पहली गायक या गायिका महिला है जिनको मिला था पहला
भारत रत्न कब मिला था? 1998 के अंदर भारत रत्न। ठीक है, कहाँ की? तमिलनाडु की। और गायिका कहाँ की थी? कन्नड़ लैंग्वेज की, कर्नाटक लैंग्वेज जो कर्नाटक की गायिका थी, है ना? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। भारतीय सेना के या भारतीय सेना ने किस नाम से लद्दाख में हाल ही में एक युद्धाभ्यास किया है? आप लोग जानते हो एसएससी जीडी का एग्जाम है, कोई सा भी युद्धाभ्यास लगातार पूछे जाते हैं। तो इंडियन सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया? कौन सा? पर्वत प्रहार। क्योंकि तर्कस तो हम किसके साथ करते हैं भाई? यूएस के साथ। ये भी हम यूएस के साथ ही करते हैं, बस डिफरेंस रहता है यहाँ पे आती है एनएसजी और यहाँ आती है सेना, इतना डिफरेंस है बस। बाकी पिच ब्लैक की बात करें तो यूरोप के देश अपने आपस में मिलकर ये प्रोग्राम कर लेते हैं, ये अभ्यास कर लेते हैं। लेकिन इसको करती है इंडियन आर्मी अपने अपने साथ ही, अकेले लेवल पे। समझ गए ना? पर्वत प्रहार के नाम से। एक होता पूर्वी लहर, बड़ा फेमस आपका ये युद्धाभ्यास है, पूर्वी लहर के नाम से। ये कहाँ पे होता है? ये करती है इंडियन नेवी, या कह दूं नौसेना। इंडियन नौसेना करती है इसको, नेवी। और कहाँ पर? पूर्वी तट पर। ये क्या था? कहाँ पर? पूर्वी तट पर। ऐसी एक होता है आपका वायु शक्ति, वायु शक्ति। और ये वायु शक्ति जो है इस बार का 2024 का, ये हुआ जैसलमेर में। कहाँ पे हुआ? जैसलमेर। और इसको करने वाले कौन थे? तो वायु से पता चल गया होगा कौन थी, वायुसेना। तो ये कहाँ हुआ? जैसलमेर, राजस्थान के अंदर। तो इस तरीके से युद्धाभ्यास आपके लगातार एग्जाम में आते रहता है, आप इन्हें याद कर लेंगे। ठीक है भाई, सही से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 20। ये अगर आप पहली योजना, आपकी पंचायत योजना की अवधि क्या है? तो देखिए आपको बताया कि हमारे भारत में कितनी, टोटल की बात करूं तो कुल हमारे यहाँ पर हुई 12 परियोजनाएं, 12 पंचवर्षीय योजनाएं। 1951 से ये शुरू हुई थी और 2017 में जाकर के फिर ये खत्म हो गई। 2012 से 17 प्रोग्राम था, 2015 में खत्म कर दी गई। योजना आयोग को खत्म करके क्या बना दिया गया? नीति आयोग। वो भी पढ़ेंगे आप लोग पॉलिटी के अंदर। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 51 में शुरू होकर के 1951 से शुरू होकर के 1956 तक गई थी। ठीक है, आप याद रखेंगे इसमें जो जीडीपी का लक्ष्य था वो पेपर में आता आपके, क्योंकि प्लस में रहा था। जीडीपी का जो लक्ष्य हमने लिया था, देखिए दोस्तों, वो लक्ष्य था 2.1%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? तो ये प्लस में हमारे लिए रहा था, इसलिए हम याद करते हैं इसको। 3.6% हमने प्राप्त किया था। आजाद हुए थे तो आजादी के सामने जिम्मेदारी ज्यादा थी। सिंचाई का क्षेत्र कौन सा? सिंचाई का क्षेत्र इसमें कॉमन किया गया। इसमें बड़े बड़े बांध आप लोग जानते हैं, जैसे कि हीराकुंड बांध, जानते हैं आप लोग? हीराकुंड बांध का निर्माण इसी के अंदर आता है। एक आपका, आप जानते हैं आपका भाखड़ा बांध, इसी परियोजना में आता है, भाखड़ा परियोजना। एक दामोदर नदी की परियोजना जितनी भी थी, दामोदर परियोजनाएं, वो सब इसी के अंदर आती हैं। और सबसे शानदार क्वेश्चन इसका कि इस परियोजना को ड्राफ्ट किसने किया था, यही परियोजना किसने प्लान की थी? तो उनका नाम था, आपका याद रखेंगे, हेराल्ड डोमर। क्या नाम था भाई? हेराल्ड डोमर। इसलिए इसको कहते हैं हेराल्ड डोमर मॉडल। और क्वेश्चन आता है कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर कौन सी परियोजना विकसित की गई थी या कौन सी परियोजना डेवलप की गई थी? तो आपको समझ में आ गया, 1951 की और 1956 तक की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो प्लान की गई थी। इस योजना के तहत सबसे मेन ध्यान किस पर दिया गया? तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, और उस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई मेनली हमारी इसमें गई थी, पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, सिंचाई का क्षेत्र इसमें कवर किया गया। हीराकुंड बांध हो, चाहे भाखड़ा बांध हो, चाहे दामोदर नदी की सारी परियोजनाएं हैं। दामोदर नदी की परियोजनाएं जो है वो किससे करी गई हैं? तो अमेरिका में परियोजना चलती थी टेनेसी, अमेरिका में एक नदी है टेनेसी नदी। तो टेनेसी परियोजना को देख करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हमारे लिए यहाँ पर चलाई गई थी योजना। इसी को देखते हुए हमने चलाई थी दामोदर घाटी परियोजना, है ना? दामोदर नदी के आसपास पड़ने वाले जितने भी होते वहां पर ये चलाई गई थी। ठीक है, आप याद रखेंगे। जीडीपी का लक्ष्य 2.1% था, जो आगे चल के कितना हो गया? 3.6%। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो प्रैक्टिस सेट 2 है अच्छे से आपने किया है। अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये लगातार सीरीज को मैं लाने वाला हूँ, करने वाले हैं। कोशिश रहेगी लाइव आने की। अगर आप कमेंट में बताते हैं लाइव आने के लिए तो मैं लाइव भी आऊँगा, लाइव करा दूंगा। आप भी टेस्ट को अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट के नाम से मुझे फ्री याद आता है, तो पिना का गुरुकुल आप लोग जा सकते हैं और वहाँ फ्री टेस्ट आप जाकर के आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर, साथ ही साथ 2024 की करंट अफेयर्स के टेस्ट वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिए गए हैं। आप जाकर के वहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।